गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो आज का टॉपिक होगा दैट इज़ एन एनालाइजिंग रैंकिंग फैक्टर्स। अब कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलूँगा कि ये जो अब थियरी जो आएगी ना बेसिकली सब आपको रिपीट ही लगेगी, लेकिन एज पर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, है ना। जो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है एज पर दैट हमें सभी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एन एनालाइजिंग रैंकिंग फैक्टर। अब मूज नाम की एक कंपनी है जो कुछ एवरी ईयर्स एक पूरा सर्वे बनाती है और देखती है कि भाई कौन सा सर्च इंजिन कौन से सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो द रैंकिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट उसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाई लेवल टॉप 9 रिजल्ट्स का ही हम बात कर रहे हैं ना, बाकी की हम बात नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे जो ऑन पेज एसईओज आते हैं और ऑफ पेज एसईओज जो थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन टॉप 10 9 नहीं, अब टॉप 10 बोलो, ठीक है। जो बिगेस्ट पॉइंट्स है जो हमें ऑलवेज कंसिडर करने के रहते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है पेज लेवल लिंक मैट्रिक्स। This refers to the link as related to the specific page, such as the numbers of link, relevance of the link, and the trust and the authority of the links received by the page. अब इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स का हमने डिस्कस किया था। इनबाउंड लिंक्स मतलब कि कौन सी लिंक्स जो हमारी वेबसाइट की कुछ लिंक्स होती है जो कनेक्टेड होती है। मतलब कि हमारा कोई भी एक टॉपिक होता है, बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं पेज 1 पेज 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर उसका कुछ रिलेटेड कंटेंट जो होता है हम दूसरे पेज में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें PHP और MySQL की वेबसाइट बनानी है, ट्यूटोरियल वेबसाइट। तो हमने पहले MySQL क्या है वो बताया, PHP क्या है वो बताया, तो दो इंट्रोडक्शन लिंक्स हो गई। तो जब भी कोई भी सर्च करता है हाउ टू कनेक्ट PHP विथ MySQL, तो दोनों पेज में आपको कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि भाई यू कैन ईजिली कनेक्ट PHP विथ MySQL। MySQL में पेज में ऐसा लिखना चाहिए कि MySQL इज वेरी इजी टू कनेक्ट विथ PHP विथ द लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द PHP, ठीक है। और साम में दोनों पेज में आपको एक तीसरे पेज की लिंक देनी पड़ती है कि भाई एक्चुअल में अगर MySQL PHP को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से ऐसे कर पाओगे। तो वो पूरा मैट्रिक्स डिज़ाइन होना चाहिए, सब चीज़ इंटरनली कनेक्टेड होती है। अब ये इनबाउंड लिंक्स हुई। इन अ सेम वे आउटबाउंड लिंक्स भी होनी चाहिए, वो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। द डोमेन लिंक ऑथोरिटी फीचर्स। अब ये क्या है? द डोमेन लेवल लिंक ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव लिंक एनालिसिस ऑफ ऑल द लिंक्स टू द डोमेन। Factors considered include the numbers of different domain linking to the site, the trust authority of those domain, the rate at which inbound links are added. इतना हम देख लेते थे, रेलिवेंस ऑफ द लिंकिंग डोमेन है एंड मोर। यहाँ पे जो बात हुई ना, ये आउटबाउंड लिंक्स की थोड़ी बहुत बात हुई। मतलब कि मेरा जो पोस्ट है वो किसी और बंदे ने अपने जगह पे स्पेसिफाई किया है। मतलब कि एक मान लो बंदा सिर्फ वीडियो इज अपलोड करता है, सिर्फ वीडियोस, लेकिन अब थियरिटिकली मैं अपलोड करता हूँ, मैं कुछ पिक्चर्स ऐड करता हूँ कि भाई स्टेप 1 ऐसा होगा, स्टेप 2 ऐसा होगा, स्टेप 2 ऐसा होगा, है ना, पिक्चर फॉर्मेट में, और उसी पिक्चर को मैं टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। लेकिन एक बंदा है जो सब वीडियोस ही अपलोड करता है। अब उस वीडियोस में उसको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेगा मेरी वेबसाइट की, तो कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। अपने कॉपीराइट लिया हो या नहीं लिया हो ऐसी बात नहीं है, वो बंदा मुझ पे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई तुम मेरा जो कंटेंट है वो निकाल दो। लेकिन फॉर द सर्च इंजिन दैट विल बी द डुप्लीकेट कंटेंट, और आपकी वेबसाइट का वो नेगेटिव रैंकिंग कर देगा क्योंकि आपने वो कंटेंट किसी और का उठाया हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप सजेशंस में लिखोगे फॉर द थियरिटिकल सेक्शन ऑफ द वीडियो और डिटेल स्टेप गाइडलाइंस ऑफ द वीडियो यू कैन फॉलो दिस लिंक, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। तो बंदा क्या करेगा, वीडियो तो उसने पूरा देख लिया, अब उसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो वीडियो से तो जनरली हम प्रैक्टिकल इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते।
है ना, जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो क्या करेगा बंदा, उस लिंक पे क्लिक करेगा और उसके स्टेप्स फॉलो करके वो पूरा परफॉर्म कर पाएगा। तो क्या हुआ, आउटबाउंड लिंक्स। अब जिस बंदे ने मेरी लिंक ऐड की है उसकी जो कहते हैं ना ट्रस्ट कितना है, ट्रस्टफुल डोमेन है क्या, वो काफ़ी सालों से है क्या, अच्छी अच्छी पोस्ट पुटअप करता है, उसके डोमेन में कितने लाइक्स डिसलाइक्स आ रहे हैं, क्या कहते हैं जो गूगल एनालिटिक टूल है उसका क्या स्टेटस है उसका, है ना। क्योंकि जब कोई बंदा हमें रिफ़र करता है तो वो बंदा भी अच्छा होना चाहिए ना। जनरली हम क्या करते हैं कि मान लो, समझ लो ना, आप क्या कोई एग्जाम्पल दूँ, मैरिज की बात करिए हम सपोज, अगर हमें दो फैमिली जब भी कोई कनेक्टेड होता है और एक्स और वाई दो फैमिली, और एक्स फैमिली को वाई फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या एरे गिरे से पूछेगा, कुछ अच्छे बंदे हो गए सोसाइटी के, उसके कास्ट के, उसको जाकर पूछेगा ना कि भाई ये जो फैमिली है वाई, वो अच्छा है क्या। तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली ट्रस्टेड पर्सन हुआ ना वो, कि वो जो कहेगा वो अच्छा ही कहेगा। इन अ सेम वे अगर मेरी कोई बात कर रहा है और वो जो डोमेन है, मेरे डोमेन की जो लिंक्स ऐड कर रहा है वो डोमेन है, वो अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे प्लस पॉइंट मिला ना। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो पेज लेवल कीवर्ड यूसेज, अब पेज लेवल पे आप कौन से कितने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पेज लेवल मतलब कि हमने प्रीवियस वीडियो में कांट सी और कांट सी के कैन सी और कांट सी का दो वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो उसमें क्या देखा था हमने कि बेसिकली सर्च इंजिन कौन से एरिया के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो कवर अप करके हमारे पर्टिकुलर पेज लेवल को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब कि हेडिंग टैग है, टाइटल टैग है, इमेज का हमने बात किया था, एजेक्स नहीं करने का, फॉर्म सबमिशन के बाद कंटेंट नहीं दिखाना, फ्लैश एनिमेशन यूज़ नहीं करने का, जावास्क्रिप्ट का जितना हो सके उतना कम यूज़ करने का फॉर एन इम्पोर्टेंट कंटेंट। रिलेटेड कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कंटेंट है जो सर्च इंजिन जो रीड करता है दैट इज एन क्लीन HTML वाइल और आफ्टर लोडिंग द पेज। फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है उसको जो सामने जो दिखता है वही वो रीड करता है। आफ्टर इंटरेक्शन जो कुछ भी आता है यूज़र इंटरेक्शन उसको वो रीड नहीं करता है। तो उस सेक्शन में हमें कितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को डिस्क्राइब किया है, सर्च कीवर्ड्स को, वो तो हमें अलग से तो हमने बात की थी कि वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करके या फिर दूसरे ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्री टूल्स आते हैं उसको यूज़ करो, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है कि भाई पेज 1 है हमारा तो उसमें ये वर्ड्स हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, सीमेंटिक कीवर्ड्स हमें पुटअप करना है, मतलब ये रिलेटेड कीवर्ड्स, गूगल की जो पूरी डिक्शनरी होती है उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली समझ लेता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था ना। तो ये पेज लेवल कीवर्ड यूसेज कितना होता है। डोमेन लेवल कीवर्ड मतलब कि डोमेन नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अपलोडिंग योर वेबसाइट। जब आप डोमेन नेम सिलेक्ट करते हो while परचेजिंग द होस्टिंग स्पेस ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, तो आप साथ में ये भी देखो कि योर डोमेन नेम शुड हैव अ नेम रिलेटेड टू योर वेबसाइट एंड इट शुड ऑल्सो इंक्लूड अ रिलेटेड कीवर्ड टू योर वेबसाइट। एरा गेरा कोई भी वर्ड नहीं लिख दो आप। For example, you are dealing in the mobile companies, then the name should be the best mobile, और ऐसा कुछ आप वर्ड्स लिखो जिसमें आपका जो वेबसाइट नेम है वो रिलेटेड हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट जो वर्ड है इट सेज द एक्चुअल व्हाट द वेबसाइट इज अबाउट, है ना। मतलब कि डेबिट कार्ड स्वाइप जैसे हम कहते हैं, जैसे फ्लिप करते हैं वैसे स्वाइप करो। कार्ट मतलब कि जो ऑनलाइन हम ई कॉमर्स को जनरली हम कार्ड बेस को कनेक्ट करते हैं वो। अब यहाँ पे ब्रांड इम्पैक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। ब्रांड इम्पैक्ट मतलब कि अमेजोन वेबसाइट का जो नेम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नेम है। अब वो जो नेम है वो बेसिकली completely opposite to actual the what the website is about. Amazon is the largest forest in the world, है ना, सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो इन दैट दें हैव केप्ट द नेम ऑफ द वेबसाइट, मतलब कि जो आप ढूंढना चाहते हो सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी उसके हम। लेकिन जो डोमेन नेम है वो आप समझ गए होंगे,
इट शुड बी, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पैक्टफुल, अच्छा लगना चाहिए लोगों को सुनने में, याद रखने में, ऐसा कुछ। बाद में यहाँ पे क्या लिया है, पेज लेवल सोशल मैट्रिक्स, इंडिविजुअल पेज पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, कितनी कमेंट्स आ रही है। नो डाउट द कमेंट्स विल बी स्टोर्ड योर ऑन टू योर ओन डेटाबेस, ऑन टू योर ओन होस्टिंग सर्वर। लेकिन जब भी कोई भी पेज पे या फिर पोस्ट पे गूगल विजिट करता है, इट इज़ अगेन आफ्टर अ सम इंटरवल, वो तो फिक्स नहीं होता है, तब उसको जो क्लीन फर्स्ट HTML पेज ओपन होगा तो उसको वहाँ पे कमेंट्स भी दिखेगी। अब वहाँ पे अगर नेगेटिव कमेंट्स है तो उसकी डेटाबेस में वो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि नेगेटिव वर्ड्स की उसकी एक पूरी डेटाबेस है, तो उसमें से नेगेटिव वर्ड्स कितने आ रहे हैं, कि भाई किसी ने फेक वर्ड लिखा हुआ है, नॉट गुड लिखा हुआ है, यूजलेस लिखा हुआ है कमेंट्स में, तो दैट ऑल्सो give a negative ranking to your particular page, and after some time it also results into the negative ranking of your world domain। 5 पेज है, 6 पेज है, या फिर 6-7 पोस्ट है, सभी पे नेगेटिव कमेंट्स आए तो बटो बेस है ना। जैसे कि अभी मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया भाई, एक्स बंदे ने वाई फैमिली के रिलेटेड 3-4 बंदों को पूछा। अब एक दो ने अच्छा बोला, एक ने अच्छा नहीं बोला, तो हम समझ सकते हैं कि भाई होता है, नो वन इज 100% परफेक्ट। लेकिन 5 बंदों को पूछा और उसमें से 4 बंदों ने उसका नेगेटिव फीडबैक दिया है कि भाई ये फैमिली का ऐसा है, ये फैमिली का ऐसा है, तो मतलब कि क्या हुआ, हम मना कर देते हैं ना। इन अ सेम वे गूगल डूज द सेम थिंग। लगे 5-6 पोस्ट पे नेगेटिव रैंकिंग आया है तो भाई इसका कुछ अच्छा ही नहीं होगा ना। देन ओनली, पहले तो हम कोई पहले तो कमेंट नहीं लिखते, है ना। कमेंट कितने लोग लिखते हैं आप बोलो, खुद से सोचो। जनरली कोई कमेंट पहले तो लिखता ही नहीं। अगर कोई कमेंट लिखता है दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज राइटिंग अप इन टू दैट पर्टिकुलर कमेंट, वो श्योर है, क्लीन है। नेक्स्ट में क्या है, डोमेन लेवल ब्रांड मैट्रिक्स, जो भी जस्ट मैंने अमेजोन का बात किया है। सोशल मीडिया पे इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग एज इफ इट इज़ एन ब्रांड। हम सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम ख़त्म नहीं होता है। मैंने जब वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्लेलिस्ट मैंने बताया था कि बेसिकली 3 स्टेज आते हैं, उसमें मैंने 2 चीज़ बताई थी। वन इज़ द ऑन पेज SEO एंड अनदर इज़ द ऑफ पेज SEO। एंड ऑफ पेज SEO दैट इज़ नॉट इम्प्रोवाइजिंग योर कंटेंट, है ना। लेकिन लोगों को आपकी जो सोच है वो समझाने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ता है अप टू अ सम लेवल। अमेजोन है आज, सब आप देखो, फेसबुक और व्हाट्सअप को आज की डेट में सोचो एडवर्टाइजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट। कौन बंदा व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता है, लेकिन देन ऑल्सो दे आर एडवर्टाइजिंग एज एन अपना सा लगता है ना। उसकी जो सोच है, हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो उनका कुछ नज़रिया जो अलग होता है वो हमें बताना पड़ता है। तो सोशल पेज होना चाहिए एज अ ब्रांड नेम, लोगो उस पर भी आप अच्छी अच्छी पोस्ट पुटअप करो रिलेटेड टू योर बिजनेस और योर टू योर वेबसाइट, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंस्टाग्राम भी गूगल से, फॉर एग्जांपल गूगल की हम बात करेंगे, हमने तो पहले बोल ही दिया कि 90% सर्च हैज बीन सर्चेज आर बीन डन ऑन टू द गूगल, मैक्सिमम आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो गूगल इंस्टाग्राम को भी पढ़ता होगा, फेसबुक से भी रिलेटेड होगा, ट्विटर से भी रिलेटेड होगा, सभी चीज़ से रिलेटेड हो ना। एंड इफ समवंस फाउंड दैट इंस्टाग्राम पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन हैविंग अ गुड फॉलोवर्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी ना कि भाई एक बंदे को 5000 फॉलोवर है और वो 6000 बंदे को फॉलो कर रहा है, और एक बंदा 100 लोगों को फॉलो कर रहा है और उसके 1 लाख फॉलोवर है। अब ऐसा कोई बंदा हमारी ब्रांड का रीपोस्ट करता है तो इमीडिएटली वी विल बी कन्वर्टिंग अवर बिजनेस इन एज अ ब्रांड। क्या लोग ऐसे ही पैसे देते हैं सभी सेलिब्रिटी को? ऐसे ही नहीं देता। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ब्रांड। ब्रांड ऑटोमेटिक क्रिएट्स अ ट्रस्ट फॉर एन ईच एंड एवरी पर्सन। जैसे कि रीबॉक है ना। रीबॉक या फिर नाइक का मैंने देखा था एक बार इंटरनेट पे। आई एम नॉट फैन ऑफ द फुटबॉल,
लेकिन एक फुटबॉलर को उन लोगों ने कुछ बिलियंस ऑफ रुपीस दिए थे जस्ट टू टाई शूलेस फ्रॉम जब मैच स्टार्ट हो, जो मैच रेफरी होता है विसल बजाए, तो उस प्लेयर को क्या करना था, सिर्फ बैठ के शूलेस बांधने थे और कुछ नहीं करना था। तो वो 10-15 सेकंड का डिले आएगा, बंदा बैसेगा, शूलेस दोनों की ठीक से खोल के टाइट करेगा, तो पूरे कैमरे उस पर फोकस हो गए। तो विद इन अ डे वो ब्रांड क्रिएट हो गई, उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं था। रिबोक और नाइक का मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है, आप सर्च करना। तो ब्रांड लेवल सोशल मीडिया पे ऑफलाइन जिसे कहा ना, ऑफलाइन आपको करना पड़ता है। पेज लेवल कीवर्ड एग्नोस्टिक फीचर्स, मतलब कि इंटरनल लिंक्स कितनी आती है, नो फॉलो लिंक्स कितनी आती है, सिमिलर अदर सिमिलर फैक्टर्स। नो फॉलो लिंक की हम बाद में बात करें, नो फॉलो आता है, नो इंडेक्स आता है, कोनोनिकल आता है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। CTR, वो जो अभी गूगल एनालिटिक टूल का मैंने बोला, क्लिक थ्रू रेट, कि बंदा आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कितने टाइम रहता है, कितने वापस पेज वो ओपन करता है, वो सब देखना पड़ता है। डोमेन लेवल कीवर्ड फीचर्स, एग्नोस्टिक्स फीचर्स। अब डोमेन नेम भी एक जगह पे मैंने रीड आउट किया था कि डोमेन नेम शुड कंटेन मैक्सिमम 9 to 10 कैरेक्टर्स। 9 to 10 कैरेक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, कैरेक्टर्स। जैसे कि फ्लिपकार्ट, काउंट द नंबर्स ऑफ अल्फाबेट, अमेजोन, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, है ना, आज के सबसे ट्रेंडिंग है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी के आप नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आप काउंट करो। अब किसी डोमेन नेम है वो बड़ा है, जैसे कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट, है ना, मोर देन 9 कैरेक्टर्स, रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल वर्ड्स, है ना, देन उसमें आपने कोई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर क्या रखा हुआ है, हाइफन साइंस कुछ आपने पुटअप्स किए, मतलब कि डैश साइन इज ओनली अलाउड इन द डोमेन नेम, तो वो जनरली प्रिफरेबल नहीं है एज पर सर्विस। जितना लंबा नाम उतना नेगेटिव पॉइंट होगा फॉर द डोमेन, क्योंकि फाइनली लोग आपको याद रखेंगे बाय द नेम। आपकी आइडेंटिटी क्या है, योर नेम, योर सरनेम और नेम इज योर तो बेस आइडेंटिटी। भाई वो कौन था जो, जैसे कि अभी मैंने कहा ना, आई एम नॉट फैन द फुटबॉल, अब उस बंदे का नाम ही मैं भूल गया हूँ, तो क्या काम का, कुछ काम का नहीं है ना। तो ये नेम इज द फाइनल आइडेंटिटी ऑफ योर्स। तो नेम शुड बी इजी, क्लीन एंड क्या बोलते हैं, इजीली उसे याद रहना चाहिए। एक दो बार कहीं आपने नाम सुना तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि आप फूड काउंटर के किसी जगह पे आप बात करो, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, इजीली याद रह जाता है ना। नाम भी कैसा है डोमिनोज का, रिलेटेड टू देयर बिजनेस, पिज़्ज़ा हट रिलेटेड टू देयर बिजनेस, लेकिन नाम याद रह जाता है। इजी नेम रखो, अट्रैक्टिव नेम रखो, सिंबल्स मत यूज़ करो, छोटे सा छोटा जितना आप नेम रखना चाहते हो उसा रखो। बाद में नेगेटिव रैंकिंग दिया है कि भाई आपके डोमेन में मालवेयर डेटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वायरस रिलेटेड, ट्रोजन्स रिलेटेड, मतलब कि डोंट यूज दैट डोमेन एज अ बैकअप कॉपी ऑफ योर सम सॉफ्टवेयर, जिप करके उसे आप अपलोड मत करो। मैंने एक दो बंदे देखे हुए हैं। पेनलाइज मतलब कि पेनल्टी, जो हम यहाँ पे ट्रैफिक पे आज की डेट में ज़्यादातर पे करते हैं, मास्क नहीं है तो 1000 फाइन, दैट इज एन पेनल्टी। छोटी मोटी पेनल्टी नहीं देता है कोई भी सर्च इंजन, बड़ी पेनल्टी देता है, मतलब कि गए भाई आप, अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हारे जैसे, तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ। तो मैं क्या कहा, क्या कह रहा था कि भाई कुछ बंदे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो एक डोमेन खरीदते हैं विथ एन अनलिमिटेड स्पेस, विथ एन अनलिमिटेड बैंडविथ। तब गूगल ड्राइव में क्या होता है कि इट्स स्टोर मैक्सिमम 50 GB और 15 GB ऑफ द डेटा। तो अब ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, जो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिर गेम्स को एज अ बैकअप, जिसमें क्रैक्स भी होते हैं, जिप्स भी होती है, वो डोमेन में अपलोड कर देता है एज एन माई गेम्स,
माई सॉफ्टवेयर वेबसाइट तो उसमें चलती ही चलती है, लेकिन ऐसे भी मैंने दो कुछ कुछ बंदे देखे, स्टूडेंट्स भी ऐसे देखे, क्योंकि अब तो काफ़ी लो कॉस्टिंग पे आपको स्पेस प्रोवाइड हो रही है, तो वो मत करो। क्योंकि जब भी वेबसाइट पे वो आएगा तो वो पूरी फाइल्स को रीड जब भी करेगा इन करेगा, तो इनकेस कहीं बीच में ये आ गया तब गए। सेकेंडली क्लॉकिंग, सर्च इंजिन को कुछ दिखाना और यूज़र को कुछ दिखाना, काफ़ी समझ के ये करने का है क्लॉकिंग। मतलब कि अभी आपने डिस्प्ले नन कर दिया है, तो फर्स्ट जब सर्च इंजिन कभी भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको तो कुछ आपका वेबसाइट का दिखेगा नहीं, लेकिन यूज़र को कहीं आपने कुछ लिंक की, क्लिक हियर फॉर एन अमेजिंग स्कीम और अमेजिंग डिस्काउंट, ऐसा कुछ आपने लिखा, जैसे ही आपने क्लिक किया बंदे ने तो उसका कुछ अलग ही रिजल्ट आया। मतलब कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और अलग ही आपने बिजनेस का कुछ दिखा दिया, दैट इज क्लॉक एंड क्लॉकिंग। दो मुंह वाला बंदा, भाई इधर भी कुछ बात कर रहा है उधर भी कुछ बात कर रहा है, दैट कॉल्स इन क्लॉकिंग। नेवर प्रिफर्ड और नेवर सजेस्ट बाय इन दी सर्च इंजिन। सेल लिंक और एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि पेड लिंक, किसी और बंदे की लिंक आप कभी भी मत रखो, ये प्रिफरेबल नहीं है, बिल्कुल भी प्रिफरेबल नहीं है ना। जब भी कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट अगर दिखानी है तो गो टू द, आप पूरा जो क्लीन प्रोसेस होता है, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स आता है, उसमें आप रजिस्टर करवाओ, कैंपेन सेट करो, और उसमें आप अपनी वेबसाइट में किसी और की अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो आपकी वेबसाइट पूरी मॉनिटर करेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट है, कितने, गूगल एनालिटिक जो होता है वो पूरा मॉनिटर करेगा, बाद में आपको देगा कि भाई आप अपनी जो वेबसाइट है उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। गो टू द क्लीन प्रोसेस, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की लिंक्स आप मत ऐड कर दो। रैंकिंग फैक्टर में बाद में आता है, अदर रैंकिंग फैक्टर में रेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि पर डे इनबाउंड और आउटबाउंड 5 लिंक्स मान लो समझ में जनरेट हो रही है, और आपने हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया कि नाउ आई हैव टू बूस्ट अप माय बिजनेस और बूस्ट अप माय वेबसाइट, यू आर पुटिंग मोर कंटेंट, गेटिंग मोर आउटबाउंड लिंक्स, 10, 5 से 10 हो गई, अब सडनली 30 हो गई एक ही, आप समझ लो ना, हफ्ते में जहाँ से 5 लिंक्स आ रही थी आउटबाउंड में 30 हो गई, 50 हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। इट कुड ऑल्सो गेट योर वेबसाइट इन टू अ स्पैम वेब। गूगल समझेगा भाई अब ये कुछ स्पैम हो रहा है, ये बंदा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, कि भाई एक दो में से एक ही रात में कोई ऐसा क्या कर सकता है। बाद में वो मॉनिटर करेगा, यू नो डाउट यू विल बी गेटिंग सम ऑप्शंस दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ, है ना। मतलब कि रातों रात तो इतना नहीं होगा ना, पर्सन टू पर्सन तो आप तो किसी को जानते नहीं हो, तो सडनली क्या एक दिन में 300 आउटबाउंड लिंक्स, हाउ दैट्स इज पॉसिबल। पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, पहले में टाइम के मैंने कुछ ऑप्टिमाइजर देखे थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, तो वो लोग क्या कहते थे कि जो व्हाट्सएप में भी हुआ ना, एक ही दिन में सभी को एक ही लिंक फॉरवर्ड कर देते, तो एक दिन में कितना में, हाँ एक दिन में तो भाई आज तो 500 व्यू आ गए, बाद में किया, बाद में घंटा। वेबसाइट पे लोग क्या करते थे, सभी वेबसाइट्स ओपन करते थे, कुछ भी वेबसाइट हो ओपन करो ओपन करो ओपन करो, मोबाइल की वेबसाइट है ओपन करो, गारमेंट्स की वेबसाइट है ओपन करो, वीडियोस की वेबसाइट है ओपन करो, फोटोज़ की वेबसाइट है ओपन करो। और मेरी वेबसाइट क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ होम पेज में वेलकम टू द माय वेबसाइट लिखा हुआ है। होम पेज कॉपी किया, मेरी यूआरएल सभी में मैंने कमेंट्स में पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया, डोमेन नेम अच्छा था, पेस्ट किया। एक ही दिन में आउटबाउंड लिंक्स कितनी हुई गई, क्योंकि कमेंट्स इज नथिंग बट इन काइंड ऑफ आउटबाउंड लिंक्स। कोई बंदा आपका वेबसाइट का नाम कमेंट्स में लिखता है, मतलब कि रिलेटेड
हुआ ना, रिलेशन मेंटेन हुआ ना काइंड ऑफ। तो ये क्या हुआ, स्पैम हुआ, नहीं करना चाहिए ये। यूज़र डेटा, सभी सर्च इंजिन्स आपकी हर चीज़ मॉनिटर करता है। जैसे कि मैंने एक बार बोला था कि गूगल मॉनिटर्स ईच एंड एवरी थिंग्स ऑफ योर सर्च। आप कुछ भी करते हो, हर चीज़ मॉनिटर होती है। और कि आपने सॉन्ग्स, आज के डेट में 3-4 सॉन्ग्स सर्च किए, आज की डेट में वो गूगल फीड की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी ना, टेलीविज़न पे आती है कि आपके जो प्रेफरेंस होते हैं वो सिलेक्ट करो और उसी प्रेफरेंस का ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट दिखेगा। पहले क्या था, ऑटो प्रोसेस थी, अब ये मैनुअल पे शिफ्ट हो गया अप टू अ सम लेवल, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वही आप देख पाओगे। पहले तो क्या था, ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस सर्च, एडेप्टिव सर्च के बेस पे वो पूरी चीज़ चलती थी कि मतलब कि पूरे हफ्ते में आपने ये चीज़ ज़्यादा सर्च की है तो आपको वो चीज़ दिखाएगा। बाद में सडनली नेक्स्ट वीक की आपका पूरा जो सर्च है वो चेंज हो गया। इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्च सम रीज़न यू आर सर्चिंग कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट। तो गूगल क्या पूरी नई चीज़ें दिखाने लगता था ना, लेकिन आपका टेस्ट तो जो वो चेंज नहीं हुआ था। आपको कुछ काम है स्कूल का या फिर कॉलेज का फिर बिजनेस का, उसको रिलेटेड आपको कुछ सर्च करना पड़ रहा है ना, तो वो आपने पूरी सर्च क्वेरी पूरी चेंज हो जाएगी। तो गूगल का जो फीड था वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि आपने जो पुराना सर्च किया था उस पे बेस पे सब आउटपुट आ रहा था। इसलिए गूगल ने नया पुट कम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, गूगल फीड। मतलब कि आप सर्च कुछ भी करो, लेकिन गूगल फीड में तो आपका जो टेस्ट होगा वही आपको दिखेगा। बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस सर्च। और यहाँ पे पोर्चुगल का एग्जांपल दिया कि मान लो कि आप ज़्यादातर वेबसाइट को ट्रांसलेट करके पोर्चुगल्स में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करेगा, भाई डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन द पोर्चुगीज बिफोर ओपनिंग दिस वेबसाइट, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे पूरा रैंकिंग फैक्टर का ये टॉपिक है जो हम कंप्लीट करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।